गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11 का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कर रहे थे और अभी तक हमने उसमें जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना स्टार्ट किया था उसकी 2 वीडियोज़ हम कर चुके हैं और अभी हम तीसरी वीडियो करने जा रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की। वैसे आपकी यूनिट एंड मेजरमेंट में आपकी 5-6 यूनिट हो चुकी, 5-6 आपकी वीडियो हो चुकी है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की ये तीसरी वीडियो है। तो अभी तक अप्रॉक्स हम 34 जो है या 35 अप्रॉक्स जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं। आज हम कुछ और डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। कोशिश तो करेंगे कि इसी वीडियो पे हम डायमेंशन फॉर्मूले जितना निकालना चाहे वो निकाल लें। फिर भी अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको फिर हम नेक्स्ट में भी कंटिन्यू करेंगे। कि इसका कॉज ये है स्टूडेंट कि हम डायमेंशन फॉर्मूला सिर्फ मेमोराइज नहीं कर रहे हैं निकालना, बल्कि उनको कैसे निकाला जाता है और हर जो भी हम नई डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं उनके पीछे की बात, उनका जो फंडामेंटल है उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हुए चल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो डायमेंशन फॉर्मूला हम 11th में निकाले जा रहे हैं तो उसमें जो भी नए नए डायमेंशन फॉर्मूले आते हैं उसमें वो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी या तो आप 11th में आगे पढ़ेंगे या आप 12th में आके पढ़ते हैं, तो वो आने वाले दिनों में आप पढ़ेंगे। तो इस वजह से अब हमको क्या होता है वो समझ में नहीं आती, हमको एक तरह से कि मेमोराइज़ करना पड़ता है, उसको रोड मेमोराइजेशन उसका करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा बहुत सीखते हुए चल रहे हैं, ताकि हमें वो हमारे माइंड में फिक्स हो जाए कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे निकालते हैं, कि डायमेंशन फॉर्मूला को हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज भी हमने सबसे पहले कुछ डायमेंशन फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो फिजिकल क्वांटिटी, और इनके हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट 36 नंबर है आपका, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। सो स्टूडेंट, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी वर्ड आता है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसे उस फिजिकल क्वांटिटी का ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस के बदलने के साथ साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ठीक है। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट है। तो प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ प्रेशर कितना चेंज हो रहा है, तो उसे कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, और प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हो आपका प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो बच्चे पार्टी, आपको याद है कि वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या था, मैंने कहा था आपको कुछ क्वांटिटी के फिजिकल जो डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, ताकि जब बड़ी बड़ी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने आएंगे तो वो छोटे वाले जो आपके डायमेंशन फॉर्मूले उनको अप्लाई करके आप बड़े का आप इजीली निकाल सके, बार बार वो निकालना ना पड़े। तो जो वेलोसिटी है इसका जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है LT-1। ठीक है। डिस्टेंस का होता है L, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2। इनके तो आपके साथ में याद कर लीजिए। तो वेलोसिटी का होता है LT-1, तो हमने रखी LT-1, और डिस्टेंस का होता है आपका L। ठीक है। अब आपका ये L1 है, ये भी L1 है, ये ऊपर जाके क्या बना देगा, L1-1 मतलब L0। L0 मीन्स 1, मतलब इसको हटा देंगे हम, L यहाँ पे रहेगा ही नहीं। ठीक है। इसको हल्के से ऐसा समझते हैं कि ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअल में कैंसिल नहीं होती है, वो उनकी जो डायमेंशन होती है वो सब्सट्रैक्ट होती है ऊपर जाने में। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाने में क्या बना देगी आपकी L1-1 T-1। तो L-1 होता है L0, जिसको हम 1 कहते हैं, मतलब इसको हम रखेंगे ही नहीं, L आपका डिसअपियर हो गया, तो बचा क्या T-1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आएगा आपका T-1। तो बच्चा पार्टी, क्या आपने T-1 किसी और का डायमेंशन फॉर्मूला भी देखा था? हाँ, किसका देखा था, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो T-1 आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। नेक्स्ट आपका प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये बात लॉक करके रख लो
कि जहाँ पे भी वर्ड आएगा आपका ग्रेडियंट, तो आपको डिवाइड किससे करना है? डिस्टेंस से। जहाँ पे भी आपका ग्रेडियंट टर्म आएगा आपको डिवाइड किससे करना है? किससे डिवाइड करना है? डिस्टेंस से। ठीक है, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो जाएगा फिर? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। प्रेशर का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो हो गया आपका, चलिए आप प्रेशर का भूल सकते हो तो आप पहले प्रेशर का निकाल लीजिए साइड में कहीं। ठीक है, तो आपने क्या कहा? प्रेशर का आप पहले निकाल चुके हो, तो इसलिए इसको मेन में लेकर के हम साइड में कर रहे हैं। प्रेशर P इक्वल टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली याद रखना, अगर याद नहीं भी है तो फोर्स इक्वल टू होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। अब बचे बेटे यही चीज़ है, अगर आपको फोर्स का याद होगा तो आपको फोर्स आप सीधे पुट कर देंगे। अब आपको कम से कम एक्सेलरेशन को तो याद होना चाहिए, वरना फिर एक्सेलरेशन का भी निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया आपका? m तो हो गया मास, एक्सेलरेशन हो गया आपका LT माइनस 2, तो फोर्स का कितना आ गया आपका? MLT माइनस 2। ये पुट किया आपने तो प्रेशर का कितना आएगा? फोर्स मतलब MLT माइनस 2 अपॉन एरिया मतलब L2। एरिया का हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब L2। ठीक है, ये L2 ऊपर जाएगा तो ये बना देगा आपका M, ये था L, कुछ नहीं लिखा है तो 1, ये 2 जाके माइनस 2 T माइनस 2। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? ML 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 T माइनस 2। ये किसका आ गया है? प्रेशर का, जो हम पहले निकाल चुके थे। अभी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने लिख लिया, अलग से निकाल के दिखा दिया। अगर आपको प्रेशर का भी याद आता तो आपका सीधे हो जाता काम। ठीक है, तो ये आ गया आपका ML माइनस 1 T माइनस 2 होता है आपका प्रेशर का, अपॉन डिस्टेंस हो गई आपकी L। तो ये कितना बना दिया आपका? M L, ये माइनस 1 है, ये 1 ऊपर जाके बनाएगा माइनस 1, ये कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर जाके बनाएगा माइनस 1 T माइनस 2। तो ये हो गया आपका ML माइनस 2 T माइनस 2। ML माइनस 2 T माइनस 2 किसका आ गया आपका? प्रेशर ग्रेडियंट का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट आते हैं अपनी तीसरी डायमेंशन फॉर्मूले पे, जो कि क्या है? फोर्स कांस्टेंट। तो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीख रहे हैं। देखिए, फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने से पहले ये समझिए कि फोर्स कांस्टेंट होता क्या है। तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि सपोज हमारे पास कोई स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग एक साइड से बाउंड है और इधर से हम उसमें F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग में F फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में जो होता है वो इलास्टिसिटी का नेचर होता है। अगर हम स्प्रिंग के एक एंड में फोर्स लगा के उसे खींचना चाहते हैं तो स्प्रिंग का नेचर होता है कि वो अपनी प्रायर जो भी उसकी पोजीशन होती है, जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको दोबारा रिगेन करना चाहता है। स्प्रिंग को जैसे आप फोर्स आके खींचेंगे, उसे डिफॉर्म करेंगे, तो स्प्रिंग का नेचर क्या होता है कि वो अपनी प्रायर जो भी आपका उसका कॉन्फ़िगरेशन था उसको रिगेन करेगा। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसके जस्ट अपोजिट उसमें एक फोर्स लेगा जिसको हम कहेंगे रेस्टोरिंग फोर्स, और ये रेस्टोरिंग फोर्स इसके ही इक्वल है आपका जितना एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब F फोर्स लगाने से सपोज ये स्प्रिंग में एक एक्सटेंशन होती है और जो भी इसके ओरिजिनल लेंथ थी स्प्रिंग की उससे एक्स जो होती है उसमें एक्सटेंशन होती है, एक्स क्या होती है इसमें एक्सटेंशन आती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं या रेस्टोरिंग फोर्स वो एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ही हल्का हल्का सा इसका आइडिया लेंगे कि होता क्या फोर्स कांस्टेंट। तो बहुत ही ज़्यादा हमने प्लस माइनस में भी नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ आपको हल्का सा बेसिक आइडिया दे रहे हैं ताकि आपको फोर्स कांस्टेंट पता रहे कि होता क्या। तो F इज प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है और F प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है K। ये कांस्टेंट K ही क्या होता है आपका? फोर्स कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका? फोर्स कांस्टेंट K। तो यहाँ से फोर्स कांस्टेंट K का जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी F अपॉन एक्स। तो जब भी आपको फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए आएगी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, आप फोर्स अपॉन एक्स मतलब एक्सटेंशन मीन्स एक टाइप की लेंथ। ठीक है, तो फोर्स हो गया आपका, अभी हमने नेक्स्ट में भी निकाला था MLT माइनस 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, और x हो गया आपका L। ठीक है, अब बार बार हम L को ऊपर ले जाके 1 माइनस 1 L जीरो ना करके ये सोच लेते हैं कि L और ये L हट गया तो बच गया MT माइनस 2। तो फोर्स कांस्टेंट की अगर डायमेंशन फॉर्मूला आपका निकालना आएगा तो वो हो जाएगा आपका MT माइनस 2। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा था, ठीक है, हमने आपसे ये कहा था कि हीट क्या आपका एक टाइप की एनर्जी, और एनर्जी चाहे कोई भी हो, चाहे वो वर्क एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो कि वर्क एनर्जी का होता है, वो होता है ml2T-2। तो हीट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो आप याद ही कर लीजिएगा, ml2T-2। ये होता है आपका हीट का डायमेंशन फॉर्मूला। देखिए, जो बेसिक आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद करने में एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड कर लूँ, आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का तो कॉमन ही है। डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो L होगा। वैसे आपको एरिया का, जिससे आपका काम चल जाएगा, वो बता रही हूँ आपको, वो होगा आपका L2। आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम का, वो होगा आपका L3। आपको याद होना चाहिए वेलोसिटी का, LT-1। एक्सेलरेशन LT-2। फोर्स mlt-2। देन वर्क ml2T-2। तो पहले आपका जो पहला फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज, आपको एटलीस्ट इतने 1 2 3 4 5 6 7 इतने डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको जो बिगर डेराइव्ड यूनिट्स होती है, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेराइव्ड यूनिट्स होती है, उनके जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालो तो इनकी हेल्प आप ले सको। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे आपका वॉल्यूम, आप वॉल्यूम निकालने बैठ गए कि वॉल्यूम का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है L तो L3, तो इससे आपका टाइम जो है थोड़ा सेव होगा। बाद में फिर आपको इसके अलावा भी कई सारे डायमेंशन फॉर्मूले याद हो जाते हैं। जैसे कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कुछ ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटी होती है जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं, तो आप उनको साथ में पढ़ सकते हैं। जैसे अभी आपकी आई थी टाइम पीरियड T-1, और टाइम पीरियड T-1 था, और सॉरी फ्रीक्वेंसी T-1 था, और अभी आपने एक चीज़ निकाली थी T-1। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी का आप देखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे, तो वो आपको याद होने चाहिए कि सेम किस किस के होते हैं, वो हम फाइनल में कंक्लूजन निकालेंगे। अभी फिलहाल आपको ये 7 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला निकालने तो आने ही चाहिए, लेकिन आपको याद होने चाहिए इन 7 के। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब ये वर्क में सभी आ जाएगा, एनर्जी, वर्क, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी वर्क, कोई भी एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक हीट, यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आपका है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट स्मॉल एस से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, Q = MS डेल्टा T, कहीं पे C से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट S हो गई, Q/M डेल्टा T। M यहाँ पे होता है मास, और डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप समझ जाएंगे कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। देखिए, ये स्पेसिफिक हीट S = Q के इक्वल है। S = है Q। कब है आपका S = Q? S = Q के इक्वल कब होगा? जब आप M को 1 रखेंगे, सपोज मैंने 1 kg रख दिया, और डेल्टा T को आपको 1 रखेंगे, 1 केल्विन रख दिया आपने SI सिस्टम में, ठीक है। या 1, खाली 1 कहते हैं, भी कोई यूनिट नहीं लेते हैं। अगर आप M की वैल्यू को 1 लेते हैं, डेल्टा T की वैल्यू को 1 लेते हैं, तो S की वैल्यू कितनी आएगी? Q के इक्वल। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट है तो हीट ही, ठीक है, हीट रिक्वायर्ड ही है। जैसे जो हीट रिक्वायर्ड होती है, कोई भी आपको कोई वहीं पे वर्क करना है, कहीं पे एक्सपेंशन करना है, वहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होती है। तो स्पेसिफिक हीट भी रिक्वायर्ड हीट के इक्वल होती है। कब? जब आपकी बॉडी जो हम ले रहे हैं उसका मास यूनिट है, और उसके टेम्परेचर में हम यूनिट डिग्री का क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यूनिट डिग्री उसका बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब एक यूनिट मास की बॉडी का टेम्परेचर यूनिट डिग्री इंक्रीज करने के लिए जितने भी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी, वो उसी हीट को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट। देखिए स्टूडेंट, मैंने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बताई है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे 11th में, तो इसको और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मेरा काम क्या है, सिर्फ आपको उससे रिलेटेड टर्म को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाए, ताकि आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सको, ठीक है। तो S = होता है Q/M डेल्टा T। आपको किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं भी हो रहा तो ये याद रख लो,
है ना, कि एस किसके इक्वल होता है, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू हीट अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ऐसे करने से क्या हुआ, अगर एम को 1 रखा, डेल्टा टी को 1 रखा, तो क्यू किसके इक्वल हो गया, एस क्यू सॉरी एस किसके इक्वल हो गया, क्यू के इक्वल हो गया। समझ में आ रही होगी ना बात। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन निकाल लेंगे। स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन निकालने के लिए ऊपर क्यू है, क्यू और आपको पता है एनर्जी की डायमेंशन एक ही होती है, तो ये कितनी हुई mLT T-2, मास की हो गई आपकी m, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। मैंने कहा था टेम्परेचर की जो डायमेंशन होती है वो आपकी के रखते हैं, कहीं भी थीटा भी रखते हैं, तो हमने के रखी, इस यूनिट से इसकी डायमेंशन बनती है के। तो m से m हट गया, ऊपर यह आया L2 T-2 और K1 ऊपर जाके बना दिया K-1। तो ये डायमेंशन आ गई आपकी स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट होता क्या है, साइड में आपको कटिंग भी मिल जाएगी इसकी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन की। तो स्पेसिफिक होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इज द रिक्वायर्ड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री। ठीक है, ये होगा आपका स्पेसिफिक हीट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है वो आपकी है लेटेंट हीट। देखिए, लेटेंट हीट समझने के लिए कि लेटेंट हीट होता क्या है, ये समझना कि लेटेंट हीट को हिंदी में क्या कहते हैं। लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, लेकिन इसको ये जो इसका नाम है ना गुप्त ऊष्मा, गुप्त जो वर्ड है ये अपनी पूरी कहानी बयां कर रहा है कि क्या है आपका लेटेंट हीट। तो होता क्या है बच्चे, जब भी हम किसी मटेरियल को, किसी भी मैटर को जो क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता है। कोई भी आपका मैटर है, मटेरियल है, आपने इसको हीट दी, हीट देने से उसका क्या हुआ, टेम्परेचर राइज होता है। तो अगर हम उसको हीट देते रहें तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो मैटर अपने फेज को चेंज करता है। फेज को चेंज करने का मतलब, जैसे सपोज आपका क्या है, आइस है, आप आइस को आपने हीट दी, ठीक है, हीट दी तो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, आइस आपकी चेंज हो जाएगी वाटर में, अपना फेस चेंज करेगी। तो जब भी मटेरियल अपना फेस चेंज करता है, मतलब वाटर से आपका आइस से आपका वाटर बन रहा है, वाटर से स्टीम बन रहा है, ऐसे अपने फेस को कन्वर्ट करता है जिस टाइम, तो हम उसको अब जो हीट देंगे वो हीट उसके टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है। कब? जब उसका फेस चेंज होता है तो वो हीट उसके टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, बल्कि क्या होता है कि वो उसके फेस चेंज को करने में, उसका फेस को चेंज करने में काम आती है। ठीक है, तो बाहर वाला आदमी जो बाहर खड़ा वो क्या सोचेगा कि हीट दी टेम्परेचर बढ़ा, हीट दी टेम्परेचर बढ़ा, तो एक टाइम के बाद वो सोचेगा अभी भी हम इसको कंटिन्यूसली हीट देते ही रह रहे हैं लेकिन टेम्परेचर तो राइज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, टेम्परेचर राइज हो ही नहीं रहा है, तो ये आखिर ये जो हीट है वो जा कहाँ रही है। तो इस टाइम जो दी हुई हीट होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब जब आपका कोई भी मटेरियल फेस चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो उसको हम जब हीट देते हैं तो वो हीट उसके टेम्परेचर को राइज करने में या टेम्परेचर को चेंज करने में काम नहीं आती, बल्कि उसके फेस को चेंज करने में यूज़ होती है। तो उस टाइम हम जब उसको हीट देते हैं उसको कहते हैं लेटेंट हीट। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेटली काम कर रही है, गुप्त रूप से काम कर रही है, वो आपका अपना डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि टेम्परेचर को राइज कर दिया एकदम, वो चुपचाप से काम कर रही है। तो इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि लेटेंट हीट होता क्या है। अब आपको कहानी पहले पता है तो आप सिर्फ फॉर्मूला पढ़ें इसका तो आपका काम चल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है Q = mL, लेटेंट हीट का। तो Q = mL, जहाँ Q, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप लेटेंट हीट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। M हो गया यहाँ पे मास, Q तो आपको पता है ये हीट है, Q आपकी हीट, और L क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट। तो आप इजीली निकाल सकते हैं L का डायमेंशन फॉर्मूला। तो L का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा आपका Q/m। Q का क्या होता है, अगेन mL2 T-2। M का हो गया m, ये m से ये m करेगा, तो ये इसने क्या बना दिया, L2 T-2। तो ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला आ गई, लेटेंट हीट की। तो आपको अगर पीछे की स्टोरी बताओगे ना तो आपका दिमाग में फीड रहेगा कि क्या होता है वही लेटेंट हीट करके।
अगर आप पीछे की स्टोरी नहीं पढ़ोगे, आपने सिर्फ रोट मेमोराइजेशन कर लिया छोटे छोटे फॉर्मूले का, तो आप थोड़ी देर में आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा कि वो क्या था भाई, किसका फॉर्मूला क्या था, आप भूल जाओगे। तो ये मैं मानती हूँ कि इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम मेंशन कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे नेक्स्ट आने वाले चैप्टरों में 11th और 12th में मिलेगी। अभी आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं के बराबर पढ़ा है ना, लेकिन अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी स्टोरी पीछे की पता होगी तो वो आपको देर तक आपके माइंड में जो होगा वो रिटेन रहेगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा नंबर है आपका? 42। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, नाम क्या है? कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, जब भी आप कोई भी नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं या आप फिजिक्स में या साइंस में कोई भी नया टर्म पढ़ते हो, तो पहले उसके नाम से ही कनेक्ट कर दो उसको, उसके नाम से ही उसके डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसको कनेक्ट करो। कोशिश ये करनी होनी चाहिए हमारी। तो थर्मल कंडक्टिविटी खुद सोचो, थर्मल मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है, हीट से रिलेटेड। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन, हीट का इधर से उधर जाना। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, और इस मटेरियल की जो ये जो कोई रॉड है आपकी, मेटेलिक रॉड है जैसे, क्योंकि मेटेलिक रॉड क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो हीट का जो होता है वो ट्रांसफ़र अच्छा करता है। कोई भी आयरन की रॉड है, कुछ भी, इसका ये जो एरिया है वो ए है, ये लेंथ इसकी एल है, और यहाँ पे T1 टेम्परेचर है और यहाँ पे T2 टेम्परेचर है। देखिए हीट का फ्लो होती है कहीं से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट तभी फ्लो होती है जब टेम्परेचर का डिफरेंस है। जब मैं कहूँगी अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, तब हीट इधर से इधर क्या होगी आपकी? फ्लो होगी। जो Q हीट होगी वो इधर से इधर फ्लो होगी। ठीक है, अब अगर मैं Q अपॉन T की बात करूँ, Q अपॉन T क्या है? किस रेट से हीट आपकी फ्लो हो रही है, किस स्पीड से आपकी हीट फ्लो हो रही है, तो वो किस किस बात पर डिपेंड करेगी, आप खुद ही सोचिए। यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब यहाँ इतना आ जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सको, उसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है। तो Q अपॉन T अगर मैं बात करूँ, जिससे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ हीट या रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, अगर इसकी बात करूँ, किस किस बात पर डिपेंड करेगी? ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बड़ा है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होगा, खुद ही सोचिए, हीट उतना ही ज़्यादा क्या होगी? पास होगी इधर से उधर। तो ये डिपेंड करेगी एरिया पे। Q अपॉन T इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना ज़्यादा है। देखिए अगर T1 माइनस T2 50 है और T1 माइनस T2 अगर 100 है, तो 100 वाले में जो है टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, तो रेट जो होगा उसका वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसके फ्लो होने का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है। कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो रेट कम होगा। तो ये किस बात पे भी डिपेंड करेगा? T1 माइनस T2। तीसरी बात, लेंथ से कैसे डिपेंड करेगा ये? देखिए जितना लंबा आपकी रॉड होगी, लेंथ जितना ज़्यादा होगी, खुद ही सोचिए, इधर से उधर पहुंचने वाली हीट का अमाउंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो यहाँ था रेट उसका, लेंथ को इतनी थी, सपोज यहाँ से यहाँ जाना है लेंथ को, ठीक है, खुद सोचिए। हमारे पास क्या है, जैसे मेरे पास ये 2 पेन है, ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि इतना बड़ा ये रॉड है, ठीक है, बाकी इसका ये एरिया हो गया, ये इसकी एल क्या है? लेंथ है। यहाँ पे T1 टेम्परेचर, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, ठीक है बात। अब मैंने कहा कि हीट को इधर से इधर पहुँचना है, सपोज लेंथ इतनी है हमारे, जो इसकी लेंथ इतनी है, इनिशियली आपकी लेंथ इतनी है, तो मैंने कहा जो इसको आपका हीट को है इधर से इधर पहुँचना है, ठीक है, इधर से क्यों पहुँचना है? इधर। तो यहाँ से जो भी हम हीट भेजेंगे, धीरे धीरे आपकी उसमें लॉस होगा, और यहाँ पे जो हीट पहुँचेगी, सपोज 100 मैंने यहाँ से भेजा, तो सपोज यहाँ से जाते 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 वो 80 हो गई। अब मैंने इसकी लेंथ को और इंक्रीज़ कर लिया, लेंथ को इंक्रीज़ किया, देखो, तो यहाँ 100 भेजा, यहाँ 80 है, तो यहाँ जाते जाते और कम हो गई होगी, सपोज आपकी कितनी हो गई? 60 हो गई, मान लो कि यहाँ 60 हो गई। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हो, जो हीट का रेट है वो भी क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। पहले 80 था, फिर 60 था। तो देखिए लेंथ को इंक्रीज़ किया, हीट का रेट कम हुआ, मतलब हीट का रेट, लेंथ को इंक्रीज़ किया तो हीट का रेट कम हुआ। इसका मतलब हीट का जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा लेंथ की। समझ में आ रहा है ना? लेंथ जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, रेट ऑफ हीट क्या होगा? उतना कम होगा। अब अगर आपको ये चीज़ जो कि आपको नॉर्मली भी आती है, ये तीनों चीज़ समझ में आती है, तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको फॉर्मूला जो होता है वो रटना पड़ता, और रटोगे तो आप भूलोगे। मैंने अभी आपसे कहा, तो समझ लो इसको।
अब हम इन तीनों को कंबाइंड अगर करें तो Q अपॉन T किस किस बात पे डिपेंड करेगा, A पे, T1 माइनस T2 पे, अपॉन L पे। और जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट K A T1 माइनस T2 अपॉन L। ये जो K है वही क्या है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर आपका आ गया कि थर्मल और कंडक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो ये फॉर्मूला निकालना आएगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ से K कितना हो गया, कुछ सोचिए, K कितना हो गया आपका, K यहाँ भेज दिया इसको, QL अपॉन AT T1 माइनस T2। अब हम डायमेंशन पुट करते हैं। Q मतलब एनर्जी, ml2 T माइनस 2, ml2 T माइनस 2। L मतलब लेंथ, L, एरिया A L2, T टेम्परेचर K, सॉरी T टेम्परेचर नहीं, T टाइम है यहाँ पे T क्या है, टाइम है, ठीक है, T हो गया यहाँ पे टाइम। और ये वाला T1 माइनस T2 टेम्परेचर का डिफरेंस है। मैंने कहा था कि जो टेम्परेचर की आपकी डायमेंशन होगी वो उसके डिफरेंस की भी होगी। क्यों, अगर टेम्परेचर एक 20 केल्विन है और एक 5 केल्विन है तो उनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 15 केल्विन आएगा, केल्विन केल्विन एंड केल्विन। तो डायमेंशन फॉर्मूला तीनों का सेम ही होगा, चाहे डिफरेंस की बात करें, चाहे T और T1 और T2 की अलग अलग बात करें। तो T का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है K होता है, तो T1 माइनस T2 का भी क्या होगा, K। इसको हम सॉल्व करें अगर तो क्या बनेगा, M तो M अकेला है, L2 यहाँ भी आ रहा है, L2 M हो गया L2 और L2 ये हट गया, ये वाला L बचा तो L बच गया, ठीक है। इसकी बात भी कर ली। T माइनस 2 है, ये T ऊपर गया तो इसने क्या बना दिया, T माइनस 2 और 1 ऊपर गया माइनस 3 और K ऊपर गया K माइनस 1। तो ML T माइनस 3 K माइनस 1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। 2 नंबर का 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है और उस टाइम हम ये भूल जाते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या था। तो पीछे की कहानी अगर आपको पता होगी तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और नेक्स्ट आते हैं हम एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट जो डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं 43 नंबर, वो है आपका एंट्रोपी। एंट्रोपी देखिए, मैं अभी दोबारा से अब ये बता रही हूँ कि एंट्रोपी क्या होता है। जो भी चीज़ आएगी उसका टर्म के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो थोड़ा सा लाइव एग्जांपल, सॉरी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि एंट्रोपी क्या होता है। सो स्टूडेंट, होता क्या है कि सपोज संडे के दिन आपके पास टाइम होता है, आपके घर पे आपका एक रूम है, ठीक है। आपको संडे को टाइम होता है कि आप उस रूम की सफाई कर सको, उसको पूरा अरेंज कर सको, उसकी बुक्स वगैरह प्रॉपर जगह पर रखो, अपने शूज़ वगैरह और जो भी आपके चेयर्स वगैरह है, स्टडी टेबल, उसको आप अरेंज करके रखते हो। तो आपने क्या हुआ, संडे को खूब मेहनत करी, 1 घंटा पूरा लगाया और 1 आवर में आपने पूरा कमरा क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब क्या हुआ, और बाकी दिनों आप उस पर कोई ध्यान नहीं देते हो, आप अरेंजमेंट कुछ नहीं करते हो, जैसा चल रहा है आप चलते रहते हो। तो मंडे आया, स्कूल गए, आपकी कोचिंग क्लासेस गए, आपने ऑनलाइन क्लासेस आपको जो जो पढ़नी थी वो करी। तो ऑलमोस्ट ऐसे करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके आपके वीक के दिन निकल के गए, ठीक है। आपने अपनी तरफ से दोबारा से कोई अरेंजमेंट नहीं किया, अरेंज्ड उसको नहीं रखा, चीज़ों को उसको प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं रखा, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। तो फ्राइडे को आपकी मदर दोबारा आपके रूम में गई और आपके रूम को देख के उसने कहा कि देखो तुमने रूम कितना मैशी बनाया है, स्कूल से आके जैसे आप स्कूल से आए हो आपको डांटने लगी, आपने कितना मैशी रूम बनाया हुआ है, जाओ अपने रूम को सही कर लो। तो आपने सोचा कि संडे को तो हमने अपना पूरा रूम अरेंज करके रखा था और उसके बाद मैंने तो इसको कोई ख़राब करा नहीं, ये खुद ही कैसे ख़राब हो गया। कहने का मतलब जब संडे से लेकर फ्राइडे तक आपने दोबारा से कुछ उसको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया, प्रॉपर बुक्स को आपने अरेंज नहीं किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस रूम में जो डिस्टर्बेंस है, जो रैंडमनेस है सामान को रखने की, वो बढ़ते ही जाएगी। आपने इसको प्रॉपर रखा संडे को, लेकिन वो इम्प्रॉपर होता जाएगा,
वो डिस्टर्ब्ड होता जाएगा। हो सकता है कि बुक्स बहुत सलीके से रखी थी, आपने 2 बुक्स, एक बुक निकाली पढ़ने के लिए, दोबारा आपको रखनी थी, आपने मर्जी से आप कहीं डिफरेंट जगह पे रख दिया और उस साइज से नहीं रखी जिस साइज से आपने बुक को रखा था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ यूज़ किया, आपने कुछ अपने सूज पहने और स्कूल से आके आपने सूज क्या है कि प्रॉपर उस तरीके से नहीं रखे जिस तरह से आपने पहले अरेंज करके एक लाइन से रखे हुए थे। तो अगर चीज़ों को आप अरेंज नहीं कर रहे हो, स्पॉन्टेनियसली छोड़ दे रहे हो, नेचुरली छोड़ दे रहे हो, या तो आपका काम क्या होता, आप सुबह उठते, आप रोज अरेंज कर देते, आपने ऐसा नहीं किया, आपने उनको नेचुरली छोड़ दिया। अगर वो स्पॉन्टेनियस आगे बढ़ती रहती है एक स्पॉन्टेनियस वे से, एक नेचुरल वे से, और आप उस पर कोई एफर्ट नहीं लगाते, कोई एनर्जी नहीं लगा रहे हो, तो उसके आपके रूम की वो रैंडमनेस जो थी, वो जो डिस्टर्बेंस था, वो इंक्रीज होता गया। सेम हेयर, अगर आपके गैस के मॉलिक्यूल हैं वो स्टार्टिंग में कोई अरेंज हुए हैं भी, तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ वो क्या हो जाता है, उनकी रैंडमनेस, उसका डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो जाता है, और वो ऑब्वियस है। इसी रैंडमनेस को, इसी जो डिस्टर्बेंस है, इसको कहते हैं एंट्रोपी। तो कहा जाता है कि अगर टाइम इंक्रीज होता है तो स्पॉन्टेनियस कोई प्रोसेस होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब बाहर से ऐसा कोई फोर्स पर नहीं हो रहा है, बाहर से कुछ डेलिब्रेट नहीं किया जाता, स्पॉन्टेनियसली कोई प्रोसेस हो रही है, तो जो है आपके, ठीक है, जो होती है वो एंट्रोपी जो है, हम कह सकते हैं जो रैंडमनेस है, दूसरे वर्ड्स में, वो इंक्रीज ही होती रहती है, वो इंक्रीज होते ही रहती है। सपोज आप वो रूम को 1 महीने तक सही नहीं करते, तो आपकी मदर आपके इस रूम में इंस्पेक्शन करने नहीं आती, तो वो और क्या हो जाएगा, ख़राब रूम हो जाएगा, इतना मैशी रूम हो जाएगा आपका। 1 साल बाद करेंगे तो उसमें आपका बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, आप रह भी नहीं पाओगे उसमें। तो कहने का मतलब टाइम के साथ साथ अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की या रैंडमनेस वो इंक्रीज ही होती रहती है, वो डिक्रीज नहीं होगी। तो ये है आपका एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी को हम डेल्टा एस, क्योंकि इसका डिफरेंस निकालते हैं, बस इतना देख लो, जो डेल्टा एस एंट्रोपी होता है वो डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, कहानी तो मैंने सुना दी। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस है, आपका डिस्टर्बेंस है, ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका, ml2t-2, और टी का क्या है, टी यहाँ पे क्या बेटा, टेम्परेचर, ना स्मॉल टी होता है आपका टाइम, यहाँ टेम्परेचर, तो ये हो गया के, तो ये बन गया आपका ml2t-2 k-1। ये हुई आपकी एंट्रोपी की, बहुत पूछी जाती है एंट्रोपी की, और उस टाइम ऐसा लगता है कि ये वर्ड कहाँ से आ गया भाई, ये तो वैसे भी आपका किसका है, ज़्यादा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन आपको आना चाहिए कि होता क्या। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी है। क्या आपका यूनिवर्सल क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम होती है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्ट जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और सॉरी मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सोच के चल रही हूँ, ये अलग चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये जी नहीं है आपका, वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये है आपका कैपिटल आर। ये गैस के लॉज को देखिए, आपके गैस का कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, जैसे आपका गैस का जो होता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, कुछ गैस के लॉज दिए गए जो आप दोबारा से आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उन सारे गैस के लॉ को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपकी एक आइडियल गैस इक्वेशन निकलती है। ठीक है, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन बनती है उसको याद कर लो आप इसके लिए, अब इसको डिटेल में आप चैप्टर में पढ़ोगे, इसके बाद ज़्यादा स्टोरी इसके बीच में नहीं है। वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, ये होती है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको, PV इक्वल टू nRT, ये याद ही रख लो क्योंकि आपको ये हर चैप्टर में आगे काम आने वाली है। ठीक है, वेर P हो गया यहाँ पे प्रेशर, P हो गया आपका प्रेशर, V हो गया वॉल्यूम, वैसे भी गैस की बात जहाँ भी आएगी वहाँ P प्रेशर और V वॉल्यूम, T टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा, T हो गया टेम्परेचर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N जो है यहाँ पे अलग चीज़ है, वो है आपके नंबर ऑफ मोल्स, जो भी गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे R की हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो R कितना हो गया यहाँ पे PV अपॉन NT। अगेन देखो प्रेशर का आ गया, ठीक है, अब प्रेशर का आपको याद नहीं भी है तो आपको फोर्स का तो याद है ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का तो याद है ना, तो वो कितना हो गया आपका mLT-2 और नीचे L2, ये L2 ऊपर आया तो कितना बन गया mL-1 T-2। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये भी याद हो जाएगा प्रेशर का कितना होता है, mL-1 T-2, तो प्रेशर हो गया आपका mL-1 T-2,
वॉल्यूम हो गया L3, L को 3 बार आया L3, एंड ए नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो लास्ट वाला डायमेंशन फॉर्मूला होता है 7 फंडामेंटल क्वांटम में लास्ट वाला क्या था आपका, वो याद करिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो MOL, मोल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखे थे, तो वही नंबर ऑफ मोल यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका MOL, और टेम्परेचर हो गया कि इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा M अकेला है, L3 और -1 तो ये L2 हो गया, T -2 मोल ऊपर आगे हो गया मोल इनवर्स K इनवर्स, ठीक है। तो ये किसका निकल गया आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट हम बताते जा रहे हैं, थर्मल कंडक्टिविटी और यूनिवर्सल, ये ग्रेविटेशनल नहीं होगा, यूनिवर्सल इसे गैस कांस्टेंट लिखते ना बेटा, ग्रेविटेशन का तो निकाला है शायद हमने, पहले चेक कर लेंगे, नहीं निकाला है तो उसको निकाल लेंगे। अभी ये देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ना कि ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इतना बात समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए, और जितनी कहानी मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको थोड़ा बहुत उसको नोट अपने वर्ड्स पे कर लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक पता रहे। लास्ट वन जो है 45 वाली, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद भी हमारे पे अप्रॉक्स 10-12 यूनिट और है डायमेंशन फॉर्मूले, जिसकी हमें क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये आपका वीडियो लेंदी है, तो इसे नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला लास्ट आपका। देखिए हमने 4 वीडियोस 30-40 मिनट की जो वीडियोस करी है उसमें डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और ये 45 है, अगर उनको ऐड करते हैं तो 55 to 60 हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लास्ट आ गया 45 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसको डिनोट करते हैं KB से, KB आपका होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको याद करने के लिए याद रखना, अगर हमें किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की, ठीक है, एवरेज एनर्जी निकालनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कोई हमारे पास आइडियल गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, इसकी हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kBT, 3/2 kBT, ये याद रखना पड़ेगा। KB या KT याद रखो, इतना टफ याद नहीं हो रहा था, 3/2 KT याद रखो, ठीक है। तो ये जो KB होता है यही क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो KB यहाँ से कितना हो गया, खुद सोचो, काइनेटिक एनर्जी है तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है 2/3 क्या है, डायमेंशन लेस होती है, जितने नंबर्स होते हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। लास्ट में एग्जाम कल जब हम डायमेंशन फॉर्मूले सारे पूरे करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि डायमेंशन लेस क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, तो ये वाली क्लियर तब फिर क्लियर हो जाएंगी। तो 2/3 डायमेंशन लेस हो गया, तो 2/3 डायमेंशन लेस हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया ML2T-2, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी का, टेम्परेचर हो गया आपका K, तो ये बन गया आपका ML2T-2 K-1, किसकी हो गया ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो अप्रॉक्स 10 हमने आपका डायमेंशन फॉर्मूले किए। अभी मैंने आपको बता दिया कि 10-12 और हैं, 15 तक मेरे ख्याल से और होंगे, तो ये आपका 55 to 60 डायमेंशन फॉर्मूले आपके निकल जाएंगे टोटल। उसके बाद बहुत चीज़ें छोटी छोटी भी हैं, देखिए वीडियोस चाहे छोटे छोटे हों, लेकिन आपको कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरी मिलेंगी, तो आप बस देखते रहिए, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू करती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को। और भी समझ में आ रहा है तो लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, थोड़ा सा आप कमेंट भी करिए, ताकि मैं समझ सकूं कि कौन सी चीज़ें आपको समझ में अच्छी से आ रही हैं, कौन सी आपको नहीं आ रही, किसमें आपको डाउट है, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़िए। देखिए पढ़ना ही हमारी लाइफ में जो होता है उसका बड़ा गोल ये नहीं होता कि हम पढ़ें, सबसे मेन गोल हमारी लाइफ का ये होना चाहिए कि हम हैप्पी रहें, ठीक है। अब वो हैप्पीनेस आपको कैसे मिल रही है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो अपनी हैप्पीनेस थोड़ा बहुत आप स्टडीज़ में ढूंढेंगे तो आपका फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हैव ए नाइस डे।